औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट सेकंड के जो हमारे लेक्चर हैं राबिया खालिद साहिबा की बुक पेज नंबर 265 से। ये चैप्टर 6 हमारा स्टार्ट होने लगा, पर्सनल हाइजीन, ज़ाती सफाई का। बेटा हाइजीन सफाई के मीनिंग्स में आती क्लीन लाइनेस, ठीक है। तो ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मकासद क्या हैं, वो देखते हैं बेटा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, ये चैप्टर आप पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड पर्सनल हाइजीन, आप ये समझने के काबिल हो जाएंगे कि ज़ाती सफाई क्या होती है। एंड नो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गिवन बिलो, और जो नीचे दिए गए मकासद हैं उसका पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अंडरस्टैंड पर्सनल हाइजीन, आप ज़ाती सफाई को समझ जाएंगे। डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट द इंडिविजुअल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो कौन कौन से अनासर हैं जिनका ज़िम्मेदार होता है कोई भी शख्स, ठीक है, सफाई के मीनिंग्स में। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूटरी एलिमेंट्स इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी शख्स की जो सेहत है उसके ऊपर असरअंदाज होने वाले कौन कौन से अनासर या अवामिल हैं वो समझ में आ जाएंगे। एंड अंडरस्टैंड बॉडी हाइजीन, और जो आपकी जिस्मानी सफाई है उसको समझने के काबिल हो जाएंगे आप। तो ये चैप्टर बेटा पर्सनल हाइजीन है, सादा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिरी बात है बहुत सारी बीमारियां गंदगी की वजह से फैलती हैं, तो आपको इसके बारे में इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। पढ़ते हैं इसको। इससे पिछले लेक्चर अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़े तो बेटा वो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इजी फार्मेसी LHV CMW, ये मेरे चैनल का नाम है, वो देख सकता है। तो पढ़ते हैं बेटा। पर्सनल हाइजीन एंड फैक्टर्स इंडिविजुअल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ज़ाती सफाई क्या होती है और वो कौन कौन से अनासर हैं जिनका ज़िम्मेदार होता है कोई भी शख्स। तो पर्सनल हाइजीन डील्स विद द इंडिविजुअल्स एडजस्टमेंट, पर्सनल हाइजीन जो है वो इल्म है, डील करता है किसी भी शख्स की जो ज़ाती एडजस्टमेंट है उसके बारे में। एंड नीड्स ऑफ द बॉडी, और जिस्मानी ज़रूरियात क्या हैं उसके बारे में। एंड माइंड ऑफ द अटेनमेंट ऑफ द मैक्सिमम लेवल ऑफ हेल्थ, और उस इंसान का क्या जहन है, कितना वो सोच रखता है जो अपनी सेहत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए क्या वो सोचता है। तो इन तमाम चीज़ों का इल्म जो है वो क्या कहलाता है, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन इज़ कंसर्न्ड विद फैक्टर्स, पर्सनल हाइजीन का ताल्लुक मदरा झेल अनासर से है। दैट द इंडिविजुअल्स आर देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिसका ज़िम्मेदार को खुद को एक शख्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हैबिट्स, कि उस शख्स की आदत क्या हैं। हेरिडिटी, उसकी विरासत क्या है, यानी उसका पीछे से रहन सहन कैसा था, ख़ानदान के रस्म रिवाजात क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, उनके असूल क्या हैं। टेम्परामेंट, उस शख्स का मिजाज कैसा है। क्लीन लाइनेस, सफाई कैसी रखता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप, नींद कैसी है उसकी। क्लॉथिंग, कपड़े कैसे पहनता है। एक्सरसाइज, वर्जिश कितनी करता है। सेक्स, और मेल है या फीमेल है, या उसका ये जो मिलाप होता है अपने जीवन साथी तक महदूद है या दूसरों से भी जिस्मानी ताल्लुकात हैं उसके, ETC वगैरह वगैरह। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं बेटा वो ज़ाती फैक्टर हैं उसके शख्स के। तो फॉलोइंग इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम सिलेक्टेड फैक्टर्स, नीचे हम इन जो फैक्टर्स हैं उनमें से कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं फैक्टर्स, और उनको हम जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं थारोली। तो ये बेटा अगर कोई भी शख्स जो है ये, जैसा कि अब हमने ये सारी हेडिंग्स देखनी, जैसे हैबिट्स है, हेरिडिटी है, और क्लीन लाइनेस है, स्लीप है, क्लॉथिंग है, एक्सरसाइज है, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो कोई भी शख्स ये देखें बेटा अगर ख़ुद की सफाई सुथराई रखता है, एक्सरसाइज करता है, नींद अच्छे से लेता है, ठीक है, तो वो कम बीमार होगा। लेकिन अगर कोई भी शख्स ठीक से नींद नहीं लेता और अपनी सफाई नहीं रखता, ख़ुद को अपने जीवन साथी तक महदूद नहीं रखता, तो उसको बीमारियां लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है बेटा, सबसे पहली चीज़ आ जाएगी हैबिट। किसी भी शख्स की जो आदत है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है उसकी सेहत पर। हैबिट प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, जो उसकी आदत है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है उसकी सेहत को बचाने में। इट ग्रोज द बाई प्रैक्टिस, ये बेहतर हो सकती है प्रैक्टिस करने से। एंड इवेंचुअली बिकम अ पार्ट ऑफ वंस नेचर, और आहिस्ता आहिस्ता किसी भी शख्स की जो नेचर है उसका हिस्सा बन जाती है। विच कैन नॉट बी चेंज ईजीली, और जिसको मज़ीद तब्दील नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ पे बेटा वो बताना चाह रहा है कि ये नशोनुमा पाती है, जैसे आप आदत अपनी बना लेंगे, ठीक है, और ये इंसान की नेचर का हिस्सा बन जाएगा और फिर आदतें तब्दील नहीं हुआ करती। इट इज़ फॉर दिस रीज़न, यही वजह है, दैट द हैबिट इज़ कॉल्ड सेकंड नेचर,
तो हैबिट को हम क्या कहते हैं, सेकंड नेचर। जैसे अगर किसी शख्स ने जानबूझ के सिगरेट पीने की आदत बना ली तो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो कर जाएगी और वो 1 से 2 सिगरेट, 2 से 4 ऐसे पीता चला जाएगा और फिर उसकी वो हैबिट में शामिल हो जाएगी। इस तरीके से बहुत सारी आदत हैं, हुक्का पीने की है, नशा करने की है, बहुत सारी आदत हैं। तो हैबिट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है और उसका हिस्सा बन जाती है, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, उसकी खाने की आदत और पीने की आदत। बेटा रेगुलर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट इज़ एसेंशियल। हर रोज़ खाने और पीने की जो आदत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, सेहत को बचाने के लिए। इट इज़ साइंटिफिक फैक्ट, ये एक साइंसी हकीकत है, दैट इट टेक्स ब्रेन समटाइम्स टू सेंस, कि आपका जो ब्रेन है अक्सर औकात सेंस करता है, दैट द एपिटाइट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ, कि आपने जो है अपनी भूख की जो है वो केयर करनी है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब हुआ इफ़ यू ईट टू फास्ट देन द चांसेस आर यू वुड बी ओवरफीड। अगर आप ज़्यादा ही तेज़ खाएंगे तो आपको चांस है कि आप ज़्यादा खा जाएं, ठीक है, ओवरफीड कर लें यूर सेल्फ, खुद को, बिफोर यूर ब्रेन स्टेटी सेंटर वुड बी रियलाइज दैट यू आर फुल। जब तक आपका जो दिमाग का सेंटर है उसको ये एहसास हो कि आपका पेट भर चुका है, उससे पहले आप स्पीड में ज़्यादा खाना खा जाएंगे और ख़ुद को ओवरफीड कर लेंगे, ठीक है। यानी कि बताना ये चाह रहे हैं कि खाना आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए बेटा, और ज़्यादा स्पीड से नहीं खाना चाहिए। अल्लाह पाक ने दिमाग में एक सेंटर बनाया हुआ है जो ये आपको पैगाम देता है कि आपका पेट भर चुका है, रच चुके हैं। लेकिन वो होता क्या है, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। जैसे जैसे खाना स्टमक में पहुंचता है कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं जो ब्रेन को पैगाम देते हैं कि अब खाना बंद कर दिया जाए और पेट फुल हो चुका है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ खाते हैं बड़े बड़े लुकमों से, तो उनका वो सेंटर जो है वो ठीक से समझ नहीं पाता कि उसका पेट भरा है या नहीं, तो वो ओवरफीड कर लेगा खुद को। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केयरफुली अटेंड। मदरज़ील पॉइंट है बेटा, वो आपने हमेशा जहन में रखने हैं। ऑलवेज वेट फॉर ट्रू एपेटाइट, अच्छी सी भूख का इंतज़ार करना है। मील शुड बी टेकन एट रेगुलर इंटरवल्स, खाना जो है वो जो रेगुलर वक्फे हैं उनके बाद उन्हीं में खाना है। जैसे कोई शख्स अपनी आदत बना लेता है, जैसे सुबह मैंने नाश्ता 7 बजे करना है, दोपहर का खाना 2 बजे और शाम का 6 बजे, तो ये फिर यही इंटरवल्स रखे, फिर हमेशा जो है ना, इससे आगे पीछे ना करे, ठीक है। तो ये रेगुलर इंटरवल्स हो गए। जो लोग आगे पीछे करके खाना खाते हैं उनका वज़न भी तेज़ी से बढ़ता है और वो जो है मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहते हैं। सेलेक्ट द फूड द एपेटाइट पार्टिकुलरली क्रेव्स, ख़ास तौर पर उस खाने का इंतखाब करें जिसका अंदर से आपको आवाज़ आ रही हो, यानी दिल चाह रहा हो आपका कि आज फ़लाँ चीज़ होनी चाहिए। क्रेव्स मीन जो आपको अंदर से चाहत हो रही हो। फॉर एट द मोमेंट, उस वक़्त आपको जो चाहत हो रही हो उसी खाने का इंतखाब करें। मैस्टिकेट वेल, अच्छे से चबाएं। डू नॉट हैस्टली स्वेलो, तेज़ी से ना निकलें। अ माउथफुल, मुँह भर के। बट लेट इट बी स्वेलोड, बल्कि इसको चबाते रहें। एज इट वर बी बाई इट सेल्फ, कि ये खुद ब खुद ही निगला जाए। ये ना हो कि खुद ब खुद मुँह भर के और उसको स्वेलो करने की कोशिश करें, निगलने की कोशिश करें बेटा। अवॉइड सीरियस रीडिंग ड्यूरिंग मील्स, खाने के दौरान किसी भी खबरें वगैरह जो हम बहुत ज़्यादा मगन होकर पढ़ते हैं, इस तरह की पढ़ने को से गुरेज करें। और सीरियस डिस्कशन, या कोई सीरियस डिस्कशन है उससे भी गुरेज करें। इससे भी क्या होता है बेटा, बहुत सारे जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारे हार्मोन्स जो है वो पैदा होते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच कहीं और चली गई, गहरी सोच में मगन हो गए, तो ना तो हमें खाने का जायका महसूस होगा और ना उसको जो हज़म करने वाले हार्मोन्स हैं वो पैदा होंगे, तो उससे भी जो है बदहज़मी का शिकार हो सकते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि सीरियस रीडिंग से, आजकल तो ये आम बात है, मोबाइल चल रहा होता है, उधर हम खाना खा रहे हैं, ना तो हमें ये पता चल रहा है खाने का जायका कैसा है, क्योंकि हमारी सारी सोच तो उधर होती है मुख्तलिफ़ किस्म के हालात सुनने में। तो यही बताया जा रहा है कि सीरियस रीडिंग से भी गुरेज करना है और सीरियस डिस्कशन से भी गुरेज करना है। एग्रीएबल सोसाइटी, एग्रीएबल कहते हैं जो लोग खुशगवार रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, ठीक है। एट मील्स, खाने के दौरान, इज़ एडवांटेजेस, वो ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। चिल्ड्रन आर वेरी इजीली हर्ट बाय द लैक ऑफ फूड, बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी मुतासर होते हैं खुराक की कमी से। लैक कहते हैं बेटा कमी को। मॉडरेशन इन ईटिंग इज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द ओल्डर पेरेंट्स, और खाने में जो इतदाल है, दरमियाना, यानी ना भूख और ना ही बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग, इसको क्या कहते हैं, मॉडरेशन इन ईटिंग, तो जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो ये था बेटा हमारा ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ईटिंग और ड्रिंकिंग की हैबिट कैसी होनी चाहिए।
तो ये आम से पॉइंट हैं, एक ही बार याद कर लेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के काबिल हो जाएंगे। फिर आ जाएगा स्मोकिंग। बेटा स्मोकिंग बुरी आदत है, स्मोकिंग भी बहुत सारे लोग करते हैं, इससे भी आपका जो है वो मुतासर होती है भूख। स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, स्मोकिंग जो है बुरी आदत है एंड शुड बी अवॉइडेड, और इससे गुरेज करना चाहिए। स्मोकिंग इज स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं बेटा दिल और इससे मुंसलिक नालियों की बीमारी। तो स्मोकिंग जो है वो इंतहाई ख़तरा है दिल और इससे मुंसलिक बीमारियां होने का, एंड कैंसर्स ऑफ ओरल म्यूकोसा, और मुंह के कैंसर होने का, लिप्स होंठों के कैंसर होने का, टंग ज़बान के कैंसर होने का, थ्रोट गले के कैंसर होने का, एंड लंग्स और फेफड़ों के कैंसर का। तो ये बेटा जो स्मोकिंग है ये सिर्फ और सिर्फ मुंह के कैंसर की वजह नहीं बनती, बल्कि लिप्स, टंग्स, थ्रोट और लंग्स सब के कैंसर की वजह बनती है। यहाँ पे बात मैं ऐड करता चलूँ बेटा, 4000 से ज़्यादा बुरे केमिकल हैं सिगरेट में, और उसमें से 50 तकरीबन कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल होते हैं जो कि कैंसर की वजह बनते हैं। तो अगर कोई भी शख्स, अगर दूसरे मुल्कों में ज़्यादा है, वैसे फ़ीमेल हमारे मुल्क में तो बहुत ही कम करती हैं, शाज़ो नादरी स्मोकिंग करती हैं, लेकिन दूसरे मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा है ये। तो यही बताया जा रहा है कि स्मोकिंग से गुरेज करना है। इट कैन काज क्रोनिक सोर थ्रोट, ये क्रोनिक गले की बीमारी जो है उसकी वजह बन सकता है। क्रोनिक बेटा जहाँ लफ्ज़ आ जाए समझा करें, लंबे अरसे की। दो किस्म की बीमारियां होती हैं, एक एक्यूट और डिजीज़ है क्रोनिक। एक्यूट होती हैं जो 15 दिन से कम रहें, 2 वीक्स के दौरान ठीक हो जाएं, जैसे बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये एक्यूट कहलाती हैं। लेकिन जो अब लंबे अरसे तक बीमारियां चिपक जाएं वो क्रोनिक कहलाती हैं। तो ये जो स्मोकिंग है बेटा, ये क्रोनिक सोर थ्रोट यानी गले की ख़राबी की वजह बनता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, हाजमे की ख़राबी की वजह बनता है। इम्पेयर्ड विजन, आँखों का धुंधलापन या एक आँख से ज़्यादा और एक आँख से कम नज़र आना, इसको इम्पेयर्ड विज़न कहते हैं। एंड नर्वस ट्रेमर, ट्रेमर कहते हैं बेटा कपकपी हो जाना। तो ऐसी कपकपी जो किसी भी खौफ की सूरत में या में खाम खा हाथों या पाँव कांपना शुरू कर देना, तो ऐसी बीमारियों की वजह बन सकती है ये स्मोकिंग। द वर्स्ट हैबिट इज़ टोबैको चीविंग, सबसे बुरी हैबिट जो है वो तंबाकू को चबाना है। जैसे गुटखा वगैरह लोग खाते हैं या पान खाते हैं। फॉर इवन इफ़ द सलाइवा इज़ नॉट स्वेलोड, हत्ता कि आप ये भी सोचें कि हम ये जो थूक है पान का चबाया हुआ या तंबाकू का चबाया हुआ, हम निगल नहीं रहे, इसको बाहर ही गिरा रहे हैं, फिर भी ये इंतहाई तेज़ी से जज़ब होता मुंह के अंदर। ठीक है, वो कहते हैं जी हम तो बाहर थूक रहे हैं, ये तो कौन सा इसके असरात जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये तंबाकू चबाना, जैसे नस्वार वगैरह रखते हैं, ये भी टोबैको चीविंग में ही आएगा, समझ लें। तो ये बुरी हैबिट है बहुत। अ ग्रेट पोर्शन ऑफ द जूस इज़ अब्जॉर्ब इन द माउथ, ज़्यादातर जो पोर्शन है इस जूस का वो मुंह में ही जज़ब हो जाता है। आप ये सोच रहे हो भी हम तो थूक बाहर गिरा रहे हैं, निगल नहीं रहे, तो ये नुकसान नहीं देगा, नहीं, ये बताया जा रहा है कि बेटा ज़्यादातर मिकदार जो जूस की है वो मुंह में जज़ब हो जाएगी। निकोटीन ऑफन काज प्री मेच्योर हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, निकोटीन बेटा ये जितने भी आपकी चाय और जितने भी नशा है, सिगरेट वगैरह, इनमें निकोटीन होती है, और ये वक्त से पहले जो आर्टरीज़ हैं इनको हार्ड कर देती है। एंड राइज ऑफ ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर जो है वो तेज़ हो जाता है। स्मोकिंग शुड नेवर बी इनकरेज, जो सिगरेट नोशी है उसकी कभी भी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। जो अगर पी रहा है तो उसको समझाना चाहिए, रोकना चाहिए। फिर आ जाएंगे बेटा हैबिट्स में, स्लीप आ जाएगी, नींद आ जाएगी। दिस इज़ ओनली फॉर द कंप्लीट पीरियोडिकल रेस्ट ऑफ बोथ बॉडी एंड माइंड, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी शक्ल है जिसमें हम मुकम्मल तौर पे हमारे जिस्म को और हमारे जहन को जो है वो रेस्ट देते हैं। अल्टरनेट पीरियड्स ऑफ द रेस्ट, वक्फे वक्फे से हम बॉडी को रेस्ट देते हैं। एंड एक्टिविटी आर कॉमन ऑल लिविंग बीइंग्स, और एक्टिविटी यानी रेस्ट और एक्टिविटी वक्फे वक्फे से बदल के आना, यानी काम किया फिर रेस्ट किया, काम किया फिर रेस्ट किया, इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव पीरियड्स ऑफ रेस्ट एंड एक्टिविटी। ये कॉमन चीज़ें हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं, चाहे वो गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, शेर, इंसान कोई भी हो, तो आपने देखा होगा बेटा तमाम चीज़ें रेस्ट करती हैं। जब काम का वक़्त हो तो काम करते हैं, जब रेस्ट का वक़्त हो तो रेस्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ स्लीप वेरीज़ विद एज, जो सोने की जो बेटा मिकदार है वो मुख्तलिफ हो जाती है उम्र के साथ साथ। ऑक्यूपेशन, आपका जो पेशा है उसके हिसाब से, एंड हैबिट और आदत के हिसाब से। ठीक है बेटा, कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जिसमें नाइट ड्यूटियां होती हैं, और कुछ आदत ऐसी हैं कि किसी को रात को नींद ही नहीं आती, और कुछ उम्र ऐसी हैं जिसमें नींद कम या ज़्यादा हो सकती है। वो बता रहा है बेटा 8 आवर स्लीप एट वन स्ट्रेच
इज़ यूजुअली रिकमेंडेड। 8 घंटे की जो नींद है वो आमतौर पर रिकमेंड की जाती है। इन्फेंट स्लीप ड्यूरिंग ग्रेटर पार्ट ऑफ द डे, जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा दिन का हिस्सा सोते ही हैं। द न्यू बॉर्न विल स्लीप फॉर 21 to 22 आवर्स, जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं वो 21 से 22 घंटे 24 घंटों में से सोते ही हैं। वेकिंग ओनली फॉर फीडिंग, वो सिर्फ जागते तभी हैं जब वो उन्होंने दूध पीना हो, एंड वाशिंग, या पिशी पोटी कर दें और उनको धुलाई कर धोना हो तो तभी जागते हैं। विद इंक्रीजिंग एज, जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, द स्लीप रिक्वायरमेंट डिमिनिशेस ग्रेजुअली, तो जो नींद की रिक्वायरमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होती चली जाती हैं। एडल्ट रिक्वायर 7 to 8 आवर स्लीप, नौजवानों को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। दोज अबव 60 नीड मोर स्लीप, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा उनको ज़्यादा नींद चाहिए। देन दे डिड द मिडिल लाइफ, जितना कि वो अपने उम्र के दरमियानी हिस्से में सोते थे उससे ज़्यादा जो है वो बुढ़ापे में उनको नींद चाहिए। 60 एज से ज़्यादा वाले लोग। वीक एंड सिक पर्सन रिक्वायर मोर स्लीप, जो कमज़ोर या बीमार लोग हैं उनको ज़्यादा नींद की ज़रूरत है। देन हेल्दी वंस, जो लोग सेहतमंद हैं उनकी निस्बत। लैक ऑफ स्लीप ड्यू टू नॉइस, अगर नींद में कमी हो शोर की वजह से। ओवर क्राउडिंग, ज़्यादा एक कमरे में लोगों का भर जाना, उसको ओवर क्राउडिंग बोलते हैं। अब्यूज़ ऑफ रेडियो टेलीविज़न, या आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं रेडियो का या टीवी का, यानी उनकी आवाज़ ऊंची करके सुन रहा है कोई। एंड ऑड वर्किंग आवर्स, या गलत किस्म के काम के घंटे, यानी रात की ड्यूटियां वगैरह वो आपकी नींद डिस्टर्ब कर सकती हैं, ETC वगैरह वगैरह। और फ्रीक्वेंट काजेज़ ऑफ क्रोनिक फटीग, ये वजूहात हैं कि आपको लंबे अरसे तक थकान रहेगी। एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और आपकी तवज्जो किसी भी काम पे कम हो जाएगी। द हैबिट ऑफ स्लीपिंग इमीडिएटली आफ्टर मील्स इज़ नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस, कुछ लोगों की आदत होती है बेटा खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं, तो ये बता रहे हैं कि फ़ौरन खाने के बाद सो जाना वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। सिंस इट में काज एसिडिक रिफ्लेक्सेस, क्योंकि इससे जो है वो एसिडिक रिफ्लेक्सेस आते हैं, यानी खट्टी डकारें, और ऐसे होता है कि जैसे खाना जो है वो मुंह में आ रहा है एसोफेगस के ज़रिए। स्लीपिंग इन क्राउडेड रूम शुड बी अवॉइडेड, ऐसे कमरे जिनमें बहुत ज़्यादा हजूम हो, जैसे कोई लोग AC लगवा लें और सारे लोग उसी में आ जाएं, या किसी के घर छोटे हों तो एक ही रूम में बहुत ज़्यादा लोग रहते हों, तो इसको क्या कहते हैं, क्राउडेड रूम्स। तो ऐसे रूम्स में सोना जो है वो अच्छी आदत नहीं है। ड्यू टू पॉसिबल हायर अकोमोलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि माहौल के अंदर ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाएगी। हम बेटा ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। अगर बंद रूम है तो उनमें क्या होगा कि हमने ऑक्सीजन तो सारी यूज़ कर ली, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए ख़तरनाक गैस है तो वो भर गई, और ज़्यादा लोग थे तो ज़्यादा ऑक्सीजन उन्होंने यूज़ कर ली और कार्बन डाइऑक्साइड उनकी इकट्ठी हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि ओवर क्राउडेड रूम्स में नहीं सोना चाहिए। कवरिंग हेड ड्यूरिंग स्लीप शुड बी अवॉइडेड, और आप सोने के दौरान अपने सर को जो ढांपते हैं कुछ लोग, उससे भी गुरेज करना चाहिए। फिर आ जाएगी बेटा फास्टिंग। फास्टिंग क्या होता है, रोज़ा रखना, ठीक है, फाका कशी करना। रोज़ा रखना वैसे इस्लाम में बहुत ज़्यादा बेटा इसकी तलकीन की गई है, और ये एक नेचुरल तरीका है सेहतमंद रहने का, बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे छुटकारा पाने का, तो ये भी फ़ायदेमंद है बेटा। द इफ़ेक्ट ऑफ फास्टिंग फॉर लॉन्गर पीरियड्स इज़ टू काज द बॉडी टू लिव ऑन इट्स ओन रिज़र्व। अगर हम लंबे अरसे तक फास्टिंग करेंगे, रोज़ा रखेंगे, तो ये बॉडी को सिखा देता है कि बॉडी अपने जो और रिज़र्व्स हैं उन पे यानी कि मुंतकिल हो जाएगी। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, मोटे हैं, तो उनके फ़ैट होती, चर्बी होती है बेटा, तो ये चर्बी जो है वो उनकी खुराक के तौर पे, एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी, और बॉडी जो है वो बगैर खाने के भी रहना सीख लेगी, ठीक है। एंड टू यूज़ अप द स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, और इस्तेमाल करेगी जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स और फैट हैं बॉडी में, उसका इस्तेमाल शुरू कर देगी बॉडी अगर आप फास्टिंग करेंगे। ड्यूरिंग द फास्टिंग, जब आप रोज़ा रखते हैं, वायलेंट एक्सरसाइज शुड बी अवॉइडेड, यानी सख्त एक्सरसाइजेज जो हैं उनसे आपने गुरेज करना है। ये ना हो कि कुछ आप ऊपर से रोज़ा रखा हुआ हो और आप अपना वज़न वगैरह कम करने के लिए एक्सरसाइजेज भी लेना शुरू कर दें, तो उससे अवॉइड करना है। हैवी ना करें, थोड़ी बहुत कर लें, ठीक है। फास्टिंग इज़ अ हार्मलेस, फास्टिंग जो है वो बेज़रर है, उसका कोई नुकसान नहीं है। एंड इनएक्सपेंसिव मेथड, और बहुत सस्ता तरीका है ऑफ कीपिंग गुड हेल्थ, अच्छी सेहत हासिल करने का। एंड इन सर्टेन मेटाबॉलिक डिजीज़, और कुछ मेटाबॉलिक बीमारियां हैं उनसे बचने का। एग्जांपल के तौर पर डायबिटीज़, शुगर की बीमारी होगी, एंड गाउट, एंड गैठिया हो गया, जोड़ों का दर्द जिसको बोलते हैं बेटा, इज़ अ वैल्यूएबल थेराप्यूटिक एजेंट्स,
तो ये इसमें बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद इलाज साबित होता है। ये रोज़ा रखना बेटा वैल्यूएबल थेराप्यूटिक एजेंट है इन बीमारियों में, ठीक है। तो फास्टिंग के बड़े फ़ायदे हैं। फिर आ जाएगा बेटा बाउल केयर। बाउल कहते हैं बेटा छोटी आंत को स्मॉल बाउल कहते हैं, बड़ी आंत को लार्ज बाउल कहते हैं। यानी आपका जो हाजमे का निज़ाम है इनको खाली करना, आंतों को यानी पखाना वगैरह। वन शुड डिवेल्प द हैबिट ऑफ इवैक्यूएटिंग द बॉल। हर किसी को अपनी जो है वो बॉल को खाली करने की आदत बनानी चाहिए बेटा। डेफिकेटिंग एवरी डे, और वो डिफिकेटिंग करे यानी पखाना करे हर रोज़। जैसे कुछ लोग आदत बना लेते हैं सुबह उन्होंने लाजमी पखाना करना ही करना है, ठीक है। प्रेफरेबली एट द सेम टाइम, और ख़ास तौर पर सेम टाइम जाएं जब पखाने की हाजत हो या ना हो, जाएं, अपनी आदत बनाएं। फेलियर टू डू दिस, अगर आप ये करने में नाकाम हो गए, मे रिजल्ट इन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन इन सम इंडिविजुअल, तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स में लगातार कॉन्स्टिपेशन की वजह बन जाएगी ये, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनके जो वर्किंग आवर्स हैं बेटा इस तरह के होते हैं, कभी मॉर्निंग ड्यूटी, कभी इवनिंग, कभी नाइट, तो उनकी ये हैबिट्स बन नहीं पाती, ना तो खाने की हैबिट्स बनती हैं और ना ही वाशरूम जाने की। अगर कुछ लोग इस हैबिट को जो है अख्तियार करने में नाकाम हो गए तो उनका जो है वो कब्ज़ का शिकार हो जाएंगे। फिर आ जाएगा बेटा फ़िज़ीक जो है वो उनकी जिस्मानी जो शक्ल व सूरत है, ढांचा है जो उनका, तो वो फ़िज़ीक कहलाता है बेटा। ये जो फ़िज़ीक है हर शख्स की डिफरेंट होती है, ठीक है। ये अल्लाह का निज़ाम है। कुछ जो है वो जल्दी मोटे और हेल्दी हो जाते हैं, कुछ स्मार्ट, किसी का जो है वो कद ज़्यादा लंबा हो जाता है, किसी का छोटा है, तो ये सारी फिज़िक्स कहलाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बॉडी मेकअप, इंडिविजुअल जो है वो मुख्तलिफ होते हैं उनकी बॉडी मेकअप में, एग्जिस्ट इन डिफरेंट पर्सनस, और जो मुख्तलिफ पर्सनस में ये मुख्तलिफ होती है। सम आर स्ट्रॉन्ग, कुछ बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, वाइल अदर्स आर वीक, और कुछ जो है वो कमज़ोर होते हैं। मोर ओवर, मज़ीद बरा, रेजिस्टेंस टू डिजीज़ वेरीज विद द बॉडी मेकअप कॉन्स्टिट्यूशन, और जो बीमारियों से बचने की ताकत है बेटा वो भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन से के हिसाब से हर किसी के मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग जो हैं वो जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो जल्दी बीमारियों का शिकार नहीं होते। द फिज़ीक ऑफ अ पर्सन इज़ पार्शली एक्वायर्ड एंड पार्शली इनहेरिटेड। जो फिज़ीक है किसी भी शख्स की, वो आधा जो है वो उसको विरासत में मिलती है, और आधा जो है वो कुछ लोग उसको बाद में भी अख्तियार करते हैं। यानी कि कुछ लोग जो है वो एक्सरसाइज करके या दौड़ छोड़ लगा के ख़ुद को फ़िट रखते हैं। कुछ लोग तो होते हैं वो अल्लाह की तरफ से फ़िट ही होते हैं, जितना मर्ज़ी खाना खा लें वो मोटे नहीं होते, उनका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है, उनका जो जिस्मानी तोड़ फोड़ का निज़ाम है खुराक का वो अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बाद में एक्वायर करते हैं, यानी एक्सरसाइज वगैरह करके उसको मेंटेन रखते हैं। तो पार्शली का मतलब आधी जो है वो कुदरती है, और आधी जो है वो बाद में आप अख्तियार भी कर सकते हो, ठीक है। इनहेरिटेड वो होगी जो कुदरती मिलेगी आपको विरासत में, और रिक्वायर्ड वो होगी जो आप एक्सरसाइज वगैरह के ज़रिए अपनी फ़िज़िक को मेंटेन रखेंगे। आ स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन में बी वीकेंड अंडर अनहाइजेनिक कंडीशंस। अगर आपने ज़्यादा तवज्जो ना दी और अनहाइजेनिक कंडीशंस रखी तो आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं। वाइल डेलिकेट वन में इम्प्रूव अंडर हाइजेनिक वंस, और जबकि जो कुछ नाजुक लोग हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कहते हैं बेटा मजबूत लोग, अगर वो उन्होंने सफाई सुथराई ना रखी तो कमज़ोर हो सकते हैं। और डेलिकेट कहते हैं नाजुक लोगों को, तो अगर नाजुक भी हैं तो अगर उन्होंने हाइजेनिक सफाई रखी तो वो अपनी जो सेहत को बेहतर बना सकते हैं। ये बताया ये जा रहा है कि कोई शख्स ये ना समझे कि मैं तो बड़ा मजबूत आकार का बंदा हूँ, मजबूत हूँ और मुझे तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे मैं गंदा रहूँ चाहे कुछ भी रहूँ, तो वो कमज़ोर हो सकता है। लेकिन अगर कोई नाजुक मिजाज शख्स है तो अगर वो सफाई सुथराई की सूरत हाल रखे तो उससे ज़्यादा बेहतर रह सकता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है बेटा सफाई की अहमियत। एडियोसिनक्रेसी बेटा कहते हैं मिजाज या तबीयत। हर किसी की मिजाज और तबीयत बेटा उसमें फ़र्क होता है। सम पर्सनस रिएक्ट डिफरेंटली टू डिफरेंट एजेंट्स। बहुत सारे जो शख्स हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से रिएक्ट करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के एजेंट्स में। और मेडिसिनल प्रिपरेशंस या कुछ अद्वियात होगी उनसे उनकी जो मिजाज है या तबीयत है वो किसी चीज़ से मैच हो जाती, किसी से नहीं होती। एंड फूड, और कुछ खाना हो गया, यानी किसी को कुछ अच्छा लगता है किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता। कुछ अद्वियात जो हैं वो किसी को त्रास आ जाती हैं किसी को रास नहीं आती।
इसे ये भी बताया जा रहा है कि बेटा ये ना हो कि आप किसी के ऊपर अपनी जो है वो चीज़ें मुसल्लत कर दें कि कहें तो जी मुझे तो इस दवा से आराम आ गया, आप भी ये दवा खाना शुरू कर दें। नहीं, हर किसी की जो मिजाज और तबीयत है बेटा, वो दवा हो सकता है उसके मिजाज और तबीयत के मुताबिक ना हो, और इसी तरीके से खाने भी हो सकते हैं। आर इंडिविजुअल एक्सपोज टू कोल्ड टेम्परेचर, जितने भी लोग हैं वो ठंड का सामना करते हैं, डू नॉट रिएक्ट द सेम वे, और वो रिएक्ट नहीं करते सेम तरीके से। यानी कुछ को तो नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाती है ठंड में जाती है, और कुछ को कुछ भी नहीं होता। वो जो है वो हर किसी की अपनी जो है वो आइडियोक्रेसी है, उनका मिजाज है, ठीक है। द पर्सन प्रोपेंसिटी, ये लफ्ज़ बेटा प्रोपेंसिटी है, ये आधा इधर नीचे था, इस वजह से थोड़ा सा दुश्वारी हुई है। द प्रोपेंसिटी, जो रुझान है, टू गेट सोर थ्रोट, यानी गले की खराबी का, कोल्ड ठंड लगने का, आर ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई में होने वाली सोजिश का, इज़ वेरिएबल, वो बेटा मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ है। वो बताया जा रहा है कि तमाम लोग जो है वो ठंड का तो सामना करते हैं, लेकिन बीमारी में मुब्तला होने की जो खासियत या सलाहियत लगा लो वो हर किसी के मुख्तलिफ है। सम एस्केप दीज सिम्टम्स ऑल टुगेदर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इन तमाम अलामात से वो मुकम्मल तौर पे बरी ज़िम्मा रहते हैं, उनको कोई भी बीमारी नहीं लगती, लेकिन कुछ हैं वो जल्दी शिकार हो जाते हैं। ये बताया जा रहा है कि ये आइडियोसिंक्रेसी हर किसी के अलग अलग है, यानी मिजाज और तबीयत हर किसी का अलग अलग है। फिर आ जाएगा बेटा क्लीन लाइन है, सफाई होना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन ऑफ हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ क्लीनलाइनेस, जो सबसे अहम कंडीशन है किसी भी शख्स की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा की, वो क्या है, सफाई सुथराई है। ग्रोथ कहते हैं बेटा जिस्मानी नशोनुमा होना, और डेवलपमेंट कहते हैं जहनी दिमागी नशोनुमा होना। तो सबसे अहम फैक्टर क्या है, सफाई सुथराई है। क्लीनलाइनेस विद रिगार्ड टू द फूड वी ईट, सफाई सुथराई हमें रखनी है जो खाना हम खाते हैं उसकी। एंड एयर वी ब्रेथ, वो हवा वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए जिसमें हम सांस लेते हैं। एंड द वाटर वी ड्रिंक, और वो पानी भी साफ़ सुथरा हो जो हम पीते हैं। इज़ एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बेटा, खाना, पानी और हवा जिसमें आप रहते हैं वो साफ़ सुथरा होगा तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी सेहत रखेंगे, और आपकी डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी। स्किन क्लीन लाइन्स, जल्द की जो सफाई है, इज़ टू बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस, इसको भी हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। लाइकवाइज, जैसा कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा बॉडी हेयर्स, बॉडी के जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको साफ़ करना इज़ आल्सो एसेंशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। जैसे बगलों के बाल हो गए, प्यूबिक हेयर हो गए, या सर के बाल भी बहुत ज़्यादा बड़े ना हों, दाढ़ी के, मूँछों के, तो एक्स्ट्रा बॉडी हेयर जो है उनको रिमूव करना ज़रूरी है। इन आर्डर टू अवॉइड मैनी डिजीज़, बहुत सारे जो बीमारियाँ हैं उनसे बचने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर लाइस इन्फेस्टेशन, जैसे जूहों की बहुतात हो जाना, और गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, या जो मसाइल हैं औरतों के, उन सब से बचने के लिए जो है एक्स्ट्रा बॉडी हेयर इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आ जाएगा बेटा हेरिडिटी, हेरिडिटी कहते हैं विरासत। द थ्री फैक्टर्स नेमली इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्स एंड हेरिटेज एक्टिंग टुगेदर डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। तो तीन फैक्टर ऐसे हैं जिनके नाम क्या हैं, माहौल, और वो रिस्पॉन्स कैसा देता है उस माहौल को, एंड हेरिटेज, और उसको जो विरासत में चीज़ें मिली हैं यानी उसका रहन सहन, ये तीनों चीज़ें मिल के जो है वो उसकी हेरिडिटी हैं, और उसकी खसूसियात बताती हैं इंडिविजुअल की कि ये कैसा होगा, यानी साफ़ सुथरा रहने वाला होगा या गंदा रहने वाला होगा। इट मे बी सेड दैट, अगर हम ये कहें द इंडिविजुअल इज़ द रिजल्ट ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स, कि कोई भी शख्स इन तीन फैक्टर्स का नतीजा है। एंड एनी वन फैक्टर मे बी मॉडिफाइड, और कोई भी जो फैक्टर है उसमें तब्दीली ला सकता है। अगर वो गंदे माहौल में रहता है तो वो साफ़ सुथरा नहीं रहता तो बीमार रहेगा बेटा, साफ़ सुथरे माहौल में रहेगा तो सेहतमंद रहेगा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं तो उनका माहौल तो इर्द गिर्द साफ़ होता है लेकिन ख़ुद वो रिस्पॉन्स नहीं देते, खुद साफ़ नहीं रहते, ठीक है। या उनको विरासत में ऐसी चीज़ें मिली हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं वो कूड़े के ढेरों के पास रहते हैं, कूड़ा वगैरह चुनते हैं, तो उनको हेरिटेज में मिला है, ठीक है, गंदा रहना। तो ये तमाम चीज़ें मिल के जो है वो किसी भी शख्स की जो खसूसियात बताते हैं कि ये किसा कैसा होगा, और किसी भी एक फैक्टर से उस शख्स में तब्दीली आ सकती है। यानी कि अगर कोई शख्स बीमार है उसकी इन्वायरमेंट चेंज करवा दो, ठीक है, या उसका रिस्पॉन्स चेंज करवा दो, या उसका हेरिटेज चेंज करवा दो, तो इससे क्या हो जाएगा, उस शख्स के अंदर अच्छी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। हेरिटेज क्या है, इज़ द इन बॉर्न, ये उसकी अंदर की है बेटा जो पैदाइशी तौर पे उसको मिलता है। एंड इज़ व्हाट ही एक्चुअली इज़ इवन बिफोर बर्थ, कि वो पैदाइश से पहले कैसा था, यानी उसका रहन सहन कैसा था,
उसको जो विरासत में मिला वो हेरिटेज कहलाएगा। इन्वायरमेंट क्या होता है? माहौल इज़ व्हाट एन इंडिविजुअल हैज़, कि उसको माहौल कैसा है, उसके पास कैसा वो माहौल रखता है। एग्जांपल के तौर पर फूड, खाना कैसा, हाउसिंग, घर कैसे हैं, उसके रिलेशन, उसके ताल्लुकात कैसे हैं, फ्रेंड्स और उसके दोस्त वगैरह कैसे हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा रिस्पॉन्स इज़ व्हाट द इंडिविजुअल डज विद हिज हेरिटेज विद इन हिज इन्वायरमेंट, और ये रिस्पॉन्स वो है कि कोई भी शख्स अपने जो हेरिटेज और इन्वायरमेंट में रहते हुए कोई भी शख्स जो रिस्पॉन्स देगा वो क्या उसको इस्तेमाल करेगा तो वो क्या कहलाएगा? उसका रिस्पॉन्स कहलाएगा। कंट्रासेप्शन कहते हैं बेटा माने हमल तरीके जिनसे कोई भी शख्स अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकता है। ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हमें हमल से छुटकारा हो, बल्कि माँ और जो वालिद है दोनों की सेहत के लिए और बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बेटा। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ना सिर्फ ये अहम है कि इससे सेहत में बेहतरी आती है ऑफ द इंडिविजुअल्स अफराद के, बट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, बल्कि ये बहुत अहम किरदार अदा करता है जो पब्लिक हेल्थ है उसके बचाव के लिए, एंड इन प्रिवेंटिव मेडिसिन, और जो हम हिफाजती अद्वियात देते हैं उससे भी बचा जाता है बेटा। कंट्रासेप्शन प्रिवेंट्स अनडिजायर्ड प्रेगनेंसी। कंट्रासेप्शन का मतलब क्या है कि हम जो ना चाहते हुए भी हमल हो जाते हैं उनसे बचे रहें, एंड रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ इंड्यूस अबॉर्शंस, और जो हमें अबॉर्शन करवाने पड़ते हैं जानबूझ के तो उससे हम बच सकते हैं। तो ये क्या है? कंट्रासेप्शन। तो ये तमाम तरीके हैं बेटा, तमाम चीज़ें हैं जो इंसान को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं किसी भी शख्स की सेहत पर, वो हम पढ़ेंगे कल अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।